चैप्टर, उसी की आज सेकंड क्लास है, उसे आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेरीज अगर हैं रिगार्डिंग द लास्ट लेक्चर तो आप उसे पूछ सकते हैं। कुछ क्वेरीज हैं, कुछ पूछना है? सब समझ में आ गया? चलिए, सैटरडे को मॉक टेस्ट है, पता चलेगा। हाँ, चलिए, आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे, आज के जो लेक्चर में जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनका डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एंड द वेव नेचर। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड द पार्टिकल नेचर, जिसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ेंगे। तो कल जहां पे छोड़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले जे थॉमसन ने मॉडल दिया, वाटरमेलन मॉडल, डिस्कार्ड हो गया, कुछ उसकी लिमिटेशंस थी वो डिस्कार्ड हो गया। देन कम्स द रदरफोर्ड मॉडल, और वो भी डिस्कार्ड हो गया। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अराउंड द न्यूक्लियस, एज वेल एज वो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी यानी कि उसके स्थायित्व के बारे में भी नहीं बता पाए थे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बता पाए थे। क्लियर? ये सारी चीजें थी। कल जो कुछ चीजें डिस्कस करी थी उसको आज रिवाइज करते हैं। कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लोग ने कल करे थे, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, टेबल बना लेते हैं इसकी। ये आपका वायर आज छोटा है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इनके चार्जेस कल हम लोगों ने सीखे थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला गया था। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये मैग्नीट्यूड था, बट ये नेगेटिवली चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट ये पॉजिटिव में होगा। एंड व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन? इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वैद्युत उदासीन होगा ये। ठीक है, देन मास इन ग्राम्स, इनका जो मास है वो हम लोग ने सीखे थे कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, ग्राम्स में था। 9.1 इंटू 10⁻⁻, अगर -31 तो केजी होगा, और -28 तो ग्राम्स में। तो ग्राम्स ऊपर लिखा है तो बार बार ग्राम्स नहीं लिखना है। देन प्रोटॉन का मास 1.67 2 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, एंड ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन का भी इतना ही मास होता है, तो 1.675 इंटू 10⁻24। फिर इनको जो सिंबल हैं वो हम लोग करते हैं। ठीक है, किस सिंबल से इनको डिनोट किया जाता है? इलेक्ट्रॉन का ई है, प्रोटॉन का पी, और ये न्यूट्रॉन का ई। यहाँ पे आप चार्ज देख रहे हैं कि ये वैल्यू दी है चार्ज की। अगर हम इसका रिलेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज निकालना चाहते हैं तो हम इसी डिजिट से, क्योंकि यही दो डिजिट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये सेम डिजिट्स हैं, सिर्फ चार्ज का डिफरेंस है, एक माइनस है एक प्लस है। अगर रिलेटिव चार्ज निकाल रहे हैं तो इस डिजिट को अगर हम इसी से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा? 1, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो -1। ठीक है, इसी को इसी से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, बट पॉजिटिव में है तो यहाँ पे +1 लिखेंगे या सिंपल 1 लिख सकते हैं। ठीक है, मास की बात करें तो इनमें से जो ये 3 डिजिट्स हैं, इसमें से जो बड़ी वैल्यू है वो, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो आप इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। तो अगर हम इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो मास कितना आएगा? रिलेटिव मास 1। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है तो इसको 0 लिखेंगे, और इसका मास भी इसी से डिवाइड करेंगे तो ये 1। बट अगर ये छोटी एंटिटी है और इसको अगर आप डिवाइड कर रहे हैं एक अगेन छोटी डिजिट से, तो इसका जो मास आएगा, रिलेटिव मास, वो बहुत कम आएगा, 0.00 करके, तो उसको ऑलमोस्ट हम 0 ले लेते हैं। तभी तो इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका मास बहुत कम है, नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिनोट, ये कल हम लोग ने सीखा थोड़ा बहुत, बस हाँ रिप्रेजेंटेशन आज सीखा है। बाकी डिस्कवरर की बात हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन। और प्रोटॉन की बात हुई थी, कहा था गोल्डस्टीन।
अब देख लेंगे ऑप्शन में क्या है। अगर रदरफोर्ड भी, क्योंकि कई बार होता है कि जो बुक्स में है वो है कि जो पेपर्स आ रहे हैं आप लोग के उसमें रदरफोर्ड दिया होता है, तो रदरफोर्ड, और बाकी न्यूट्रॉन के लिए चैडविक। क्लियर? तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं कि रदरफोर्ड तो डिस्कार्ड हो गया, बोहर की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट मॉडल क्या था? बोहर एटॉमिक मॉडल। बट बोहर एटॉमिक मॉडल आने से पहले कुछ एडवांसमेंट्स हो रहे थे। यहाँ पे तो मॉडल डिस्कार्ड हो रहे थे, एक के बाद मॉडल आया और डिस्कार्ड, बट बीच बीच में कुछ एडवांसमेंट्स भी हो रहे थे। बोहर मॉडल आने से पहले दो एडवांसमेंट हो चुके थे। कौन कौन से? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, उनका दो तरीके का व्यवहार होता है, तो उनका डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। दूसरा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी आ चुका था, उसे डेवलपमेंट हो चुके थे, ये एडवांसमेंट्स हो चुके थे। तो बोहर मॉडल पढ़ने से पहले इन दो एडवांसमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज तो डुअल नेचर ही पढ़ेंगे, जो उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर? तो आज का स्टार्ट करें। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम लोग वेव नेचर पढ़ रहे हैं तो पहले ये जानना है कि वेव होता क्या है। ठीक है, आई थिंक पता होगा, लेकिन उसको रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इनका डुअल नेचर होता है, द्विव्यवहार होता है। एक है वेव नेचर, दैट इज तरंग जैसा व्यवहार उनका होगा, और एक है पार्टिकल नेचर, कण प्रकृति। ठीक है, तो हम पहले वेव नेचर कर रहे हैं, तो पहले वेव्स जानेंगे कि होता क्या है। अगर इस तरीके से बनाए तो ये आपका जो है ये वेव्स, ऐसी तो वेव्स जनरेट होती हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, और यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो कुछ टर्म्स आपको पहले तो जानना है कि वेव होता क्या है। डेफिनेशन लिखी हुई है, वेव क्या? इट इज जस्ट द डिस्टर्बेंस। ठीक है, सिर्फ एक डिस्टर्बेंस होता है ऑफ प्रोपगेशन, जिसमें एनर्जी प्रोपोगेट करती है, बट मैटर कभी भी प्रोपोगेट नहीं करता है। इट इज द डिस्टर्बेंस दैट प्रोपोगेट, जो एक डिस्टर्बेंस आया है, ठीक है, वो प्रोपोगेट करता है थ्रू स्पेस एंड टाइम विद ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मैटर नहीं ट्रांसफर करता है। और शायद छोटे क्लास में जब भी आपने वेव्स पढ़ा होगा तो एक एक्सपेरिमेंट, वहां पे एक्सपेरिमेंट क्या आपने डेली लाइफ में देखा होगा। कोई तालाब है, ठीक है, पानी उसमें रुका हुआ है, ठीक, उसमें आप छोटा सा कोई कंकड़ डालते हैं तो तरंग बनती है, रिपल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये लगता है कि वही जो तरंग जनरेट हो रही है, जहां पे आपने पत्थर डाला है, जो कंकड़ डाला है, वहां से वो तरंग प्रोड्यूस हुई है, वेव्स प्रोड्यूस हुई है, और वही किनारे तक जा रही हो, जहाँ के वहां पे वैनिश हो जा रही है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, वेव वैनिश हो रही है, और किनारे पे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। यही तो, और लगता है कि वो वेव्स ट्रांसफर हो रही हैं। ठीक है, वो वेव्स ट्रांसफर नहीं होती है। बट कैसे पता लगाया जाए? जहां पे आप कंकड़ डालते हो और उस पानी में कहीं पे कोई अगर पत्ता गिरा हुआ होता है, पहले से गिरा हुआ है, या कोई कागज है, कुछ कागज गल जाएगा जल्दी, लेकिन अगर मान लीजिए कोई पत्ता गिरा हुआ है, तो आप देखेंगे वेव्स तो आपको लग रहा है कि जैसे ट्रांसफर हो रही हैं, बट पत्ता वहीं का वहीं रहता है, मैटर ट्रांसफर नहीं करता है। वो जो सिर्फ जो डिस्टर्बेंस, पानी रुका हुआ था, आपने कंकड़ डाला तो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई पानी में, वो डिस्टर्बेंस ट्रांसफर कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। अगर मैटर ट्रांसफर करता होता तो वो पत्ता भी कुछ दूरी तक तो जाता ही, तो मैटर उसमें ट्रांसफर नहीं करता है। इतनी चीज क्लियर हुई? वेव क्या होता है क्लियर हुआ? ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कुछ ये टर्म्स भी जानेंगे। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, वेवलेंथ किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, किसी वेव का, उसकी मीन पोजीशन यही है, ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में, आप पॉजिटिव एक्सिस में ले सकते हैं, नेगेटिव एक्सिस में ले सकते हैं, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्लियर?
अच्छा, ये इस तरीके से रिपल्स बने हुए हैं या डिस्टर्बेंस आए हैं, तो ये जो इनको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। ये जो पीक्स बनी है अपवर्ड डायरेक्शन में, इनको क्या कहते हैं, क्रस्ट। और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो पीक्स हैं, इनको क्या कहते हैं, ट्रफ्स। क्लियर है? ये सारी चीजें, बेसिक चीजें पता होंगी, बट थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं। नेक्स्ट आपका टर्म क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ हिंदी में क्या कहेंगे इसको, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। और इसको शो करते हैं लैम्डा से, ठीक है। यूनिट जो उसकी होगी उसको मीटर से शो करेंगे, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, किसी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ में आता है, एक के बाद एक जो है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में नहीं देखेंगे, फर्स्ट और सेकेंड, या सेकेंड या थर्ड के बीच में देख सकते हैं। दो अगल बगल के जो क्रस्ट हैं या अगल बगल के जो ट्रफ हैं, इनके बीच की दूरी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और दूरी है तो हम मीटर्स में दिखाते हैं, ठीक है। इसको भी कह सकते हैं, ये भी लैम्डा है। क्लियर? आया समझ में? देन कम्स द वेव नंबर। वेव नंबर जिसको ये इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है, म्यू पे बार लगा होता है, ठीक। वेव नंबर क्या होता है, पहले वेवलेंथ पे चलेंगे। इसमें क्या कहा था, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की दूरी है या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी है। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो डिस्टेंस है जिसमें एक साइकिल कंप्लीट होती है। दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ लीजिए या दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट लीजिए या दो ट्रफ लीजिए, या एक ये भी कह सकते हैं कि एक आपने ये क्रस्ट लिया और एक ट्रफ, तो इसको भी तो वेवलेंथ कह सकते हैं। दैट इज वेवलेंथ इज द डिस्टेंस जिसमें एक साइकिल वेव की कंप्लीट होती है। भाई दो क्रस्ट या दो ट्रफ लेने से एक क्रस्ट और एक ट्रफ भी तो ले सकते हैं, ठीक है। दैट इज जिसमें एक साइकिल कंप्लीट होती है, उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। तो वेव नंबर क्या हो जाएगा, वेव नंबर इसको इस तरीके से शो करते हैं। अगर आपके पास लैम्डा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही तो हुई, लैम्डा डिस्टेंस है जिसमें एक वेव कंप्लीट हो रही है, कितनी संख्या कितनी है, नंबर कितना, एक, ठीक है। तो यूनिट डिस्टेंस में, यानी अगर हम यूनिट डिस्टेंस लें, ये पहले कितना लिया, लैम्डा डिस्टेंस लिया था, ठीक है। अब हम यूनिट डिस्टेंस ले रहे हैं तो कितनी वेव वहां पे जनरेट होंगी, 1/λ। यही है वेव नंबर। वेव नंबर को कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला आ गया है कि यूनिट डिस्टेंस में कितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अगर आप मीटर में ले रहे हैं तो 1 मीटर में कितनी वेव्स हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं। बताइए, समझ में आया ये चीज, ठीक है। लैम्डा डिस्टेंस में अभी बताया कि एक वेव कंप्लीट होती है, और वेव नंबर की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे लिखी हुई है कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ आप मीटर में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस की बात हो रही है। तो यूनिट डिस्टेंस में कितनी वेव्स आ जाएंगी, 1/λ। इसी से आप निकालते हैं वेव नंबर। क्लियर? एंड ऑब्वियसली इसका जो यूनिट आएगा, जो भी आप मीटर ले रहे हैं या सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, इट इज द टाइम टेकन टू मूव थ्रू वन कंप्लीट साइकिल और ऑसिलेशन, जिसको हम टी से शो करते हैं टाइम पीरियड को। कंप्लीट, तो ये टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशनशिप है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। फिर यहीं से आता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पास्ड इन 1 सेकेंड या यूनिट सेकेंड, किसी एक पॉइंट से कितनी वेव्स निकल के जा रही हैं। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट आप ले सकते हैं, इसमें कोई भी यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं, तो यूनिट टाइम में या यूनिट सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स यहाँ से पास कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
तो वेव्स कई सारी होती हैं, जैसे आप लोग भी हैं, कई सारे बच्चे बैठे हुए, अगर हमें किसी से कहना होगा तो आपका नाम अलग अलग होगा कि आपसे बात कर रहे हैं या आपसे बात कर रहे हैं, तो नाम लेके वेव्स कई सारी होती हैं, तो उनको भी करेक्टराइज किया जाता है इन्हीं टर्म्स से। आप कहेंगे वो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, ठीक है, या वो वेव की बात कर रहे हैं जिसका वेवलेंथ इतना है। तो यानी कि वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, इन्हीं से तो हम करेक्टराइज करते हैं वेव्स को, ठीक। और यहाँ पे रिलेशन आ जाता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन है c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, where c is what? स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? कांस्टेंट से इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक। चलिए आगे मूव करते हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में बात करें तो कोई यहाँ पे, या इस तरह से बना रहे हैं, एक वेव ये है, ठीक है, और एक वेव ये है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बता सकते हैं? नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगा, कम है कि ज्यादा है? कम। वेवलेंथ बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत कम है दो वेव्स के बीच में, दो क्रस्ट या दो ट्रफ्स के बीच में डिस्टेंस कम है। दैट इज कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। अगर इसको हम इस तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले को, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जो आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट से ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स उसमें पास करेंगी, तो वेवलेंथ क्या है, कम है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, किसी एक पॉइंट से बहुत कम नंबर ऑफ वेव्स पास होंगी यूनिट टाइम में, तो वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। दिख रहा है यहाँ पे सामने से दिख रहा है कि वेवलेंथ ज्यादा है, तो यानी कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, और इन फॉर्मूलेस पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। C की वैल्यू कांस्टेंट है, पता होना चाहिए। आउट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ किसी एक की वैल्यू गिवन होगी, दूसरे की आपको कैलकुलेट करनी होगी, ठीक। तो आगे मूव करते हैं। नाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, क्योंकि उनका डुअल नेचर था, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, तो पहले वेव के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि क्या है, रिवाइज हो गया, जबकि पता था ये सारी चीजें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है, सबसे पहले मैक्सवेल ने स्टडी किया था और उन्होंने सजेस्ट किया कि व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted in the forms of waves. रदरफोर्ड का अगर मॉडल याद हो तो रदरफोर्ड के मॉडल में हम लोग ने यही तो करा था, क्यों डिस्कार्ड हो गया था, उन्होंने जो मैक्सवेल की थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो उन्होंने कहा था कि जो चार्ज पार्टिकल जब भी दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ घूमता है तो एक्सेलरेशन होता है उसमें, और वो कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करता है, ठीक है। इसी को तो वो कंसिडर नहीं कर पाए थे, इसी को उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया था। तो वही मैक्सवेल कह रहे हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, एक्सेलरेशन होता है, तो वहां पे ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं, जो ट्रांसमिट होती हैं इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल है और किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जनरेट हुई मैग्नेटिक फील्ड जो कि पर्पल से शो करी गई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ग्रीन से शो किया गया है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं, वो वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, तब भी आप देखिए ये वेव नेचर यहाँ पे बना हुआ है। आया समझ में? व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। कब जनरेट होती हैं? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, उसमें एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी।
तो आगे उसको चलते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। पहला पॉइंट तो आपको पता ही है कि जब भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। एक डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। और ये वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, वो तो अभी डेफिनेशन में ही करा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनलाइक साउंड वेव्स और वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स जो अभी चल रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे रहा है, या आप जो बोलेंगे वो हमें सुनाई देगा। तो ये साउंड वेव्स जनरेट होती हैं और यहाँ पे एयर है, मीडियम है, तभी जो हम बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे रहा है। अगर ये वैक्यूम हो जाएगा तो हम कुछ भी बोलेंगे वो आपको नहीं सुनाई देगा। दैट इज साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको एक माध्यम चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। क्लियर आया समझ में? बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मीडियम नहीं चाहिए होता है, वो वैक्यूम में भी प्रोपोगेट करती हैं, ठीक है। Then different types of units are used to represent electromagnetic radiation। जैसे अभी बताया, अगर कई सारी वेव्स हैं तो हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, हम बताते ना ये वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है या ये वेव जिसकी वेवलेंथ इतनी है, तो इनका भी वेव नेचर है, तो ऑब्वियसली इनको हम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इन्हीं से कैरेक्टराइज करते हैं और इनकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कई सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर देयर जो एक दूसरे से वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में डिफर करती हैं, और अगर हम उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में अरेंज करें तो हमें मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो अभी वर्ड बोला स्पेक्ट्रम, पहले से जानते हैं इस बारे में, कभी सुना है स्पेक्ट्रम करके? रेनबो देखा होगा, है ना, और वो एक्सपेरिमेंट्स भी करे होंगे, प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट पास करते हैं तो विबग्योर मिलता है, तो वो स्पेक्ट्रम ही तो हुआ, विबग्योर, ठीक है। तो बट अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें कई सारे जो होते हैं वेव्स होती हैं और उनको ईदर द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं ऑफ देयर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। जैसे कि यहाँ पे अरेंज किया गया है, गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी रेज है, और बीच में एक स्मॉल पोर्शन होता है जो कि विजिबल लाइट का होता है, सिर्फ हम इसी को देख सकते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड होता है, देन रेडियो वेव्स हैं, इसी में आपका एफएम जो आप लोग सुनते हैं एफएम बहुत अच्छे से, तो एफएम वेव इसी में आते हैं, ठीक है। तो ये जो जिस तरीके से अरेंज किया है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ इनको अरेंज किया गया है, ठीक है। जब इनको कंबाइंड ऐसे अरेंज किया जाएगा तो जो भी हमें ये मिलता है अरेंजमेंट, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर? अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आप कर सकते थे, अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है तो हम कह सकते हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी में अरेंज्ड है। इनवर्स रिलेशनशिप चलता है ना, अभी पढ़ा यहाँ पे कि दोनों फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप चलता है। क्लियर? चलिए, इस जो स्पेक्ट्रम है इस पे एक दो चीज करते हैं। एक्स रेज से आप लोग काफी फेमिलियर होंगे। एक्सरे कभी होता है कुछ फ्रैक्चर हुआ है हाथ में, पैर में, कहीं पे, तो एक्सरे निकाला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी जो वेवलेंथ है वो काफी कम है। गामा रेज और एक्स रेज की वेवलेंथ कम है, ठीक है। जब वेवलेंथ कम है तो इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब होता है कि हाई पेनिट्रेटिंग पावर, हाई पेनिट्रेटिंग पावर। और इसीलिए जब आप एक्सरे निकालते हैं तो वो आसानी से हम लोग के जो मसल्स वगैरह हैं उसके पार चल जाते हैं, बट हाँ बोन्स से पास नहीं हो पाते। आया समझ में? इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। रेडियो वेव से आप नहीं कर सकते हैं कि आप कि हमारे कहाँ पे टूटा है, क्या है, वो नहीं पता कर सकते। ये जो एक्स रेज है ये पेनिट्रेट कर जाती हैं और इसीलिए फिर हमें जो है बोन्स में नहीं पेनिट्रेट कर पाती है, तो फिर तभी हमें वो बोन्स का स्ट्रक्चर अंदर दिखाई देता है। मसल्स के थ्रू ये, फैट के थ्रू ये पास कर जाती है। क्लियर?
इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, और ये रेडियो वेव्स की पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी, इनकी वेवलेंथ ज्यादा है। तब जब वेवलेंथ ज्यादा है तभी तो आप एफएम सुनते हैं, दूर दूर तक कैच करता है इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वेवलेंथ। क्लियर? चलिए, जैसे आप अभी जैसे किसी चीज पे लाइट, अगर अंधेरा है तो कोई चीज हमें नहीं दिखती है, हमें कोई चीज कब दिखती है? जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तभी तो दिखती है। क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट पड़ी, ठीक है, तो इसने क्या किया, लाइट को रिफ्लेक्ट किया हमारी आईज पे, आई वो लाइट, तो हमको वो दिखता है कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। या अगर कलर की बात करें तो उसका वो कलर है, ठीक है, कलर की खैर बाद में बात करेंगे। तो जो लाइट पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, तभी तो हमें दिखता है। ये एक्स रेज वगैरह क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मैटर है, मैटर बात कर चुके कल की एटम्स से मिलके बना हुआ है। एटम्स में कल ही बात करी थी कि जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था रदरफोर्ड का, स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, वो मैक्सिमम जो रेस थी वो अनडिफ्लेक्टेड निकल गई थी। तो ये कंक्लूजन था कि वहां पे ज्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है एटम के अंदर। तो जब चीजें खाली हैं और कोई लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, अगर ये खाली है, ये एटम्स से मिलके बना हुआ है और एटम्स जो है अंदर से खाली हैं ज्यादातर, ठीक है, तो ये लाइट पास कर जानी चाहिए, और जब लाइट पास कर जाएगी तो हमको दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमको क्यों दिख रहा है यहाँ पे, हमें इसलिए क्योंकि ये विजिबल पोर्शन से तो हमें चीजें दिखती हैं, विजिबल पार्ट है स्पेक्ट्रम का, जो विजिबल पार्ट है इसी में से हम चीजें देख सकते हैं। तो हमें चीजें कैसे दिखाई दी, इसका आप देख रहे हैं विजिबल पार्ट का वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, जो वेवलेंथ ज्यादा है तो जो एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर जो भी खाली बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये खाली पोर्शन है, ठीक है, तो जब लाइट इसके अंदर जा रही है जिसकी हाई वेवलेंथ है, हाई वेवलेंथ है, तो ये हाई वेवलेंथ इसके अंदर जा ही नहीं पाती है, इससे टकरा के वापस आ जाती है, तभी हमें वो चीज दिखाई देती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, गामा रेज, एक्स रेज, इनकी वेवलेंथ क्या है, कम है, इनकी वेवलेंथ कम है, ये आराम से इसमें से पास कर जाती हैं, तभी तो हमें एक्सरे दिखाई देता है, पार कर जाता है, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, ठीक है। आया चीज समझ में कि नहीं आया, पूछिए। चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं ये, एप्लीकेशन बेस्ड हैं, ठीक है। Which of the following can be used to produce a propagating electromagnetic waves? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन जनरेट करता है? एक स्टेशनरी चार्ज, रुका हुआ, क्योंकि हिंदी में भी शायद जानना है, अ चार्जलेस पार्टिकल, जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं, कोई आवेश ही नहीं है, एंड एक्सेलरेटिंग चार्ज, जिसके मूवमेंट में चार्ज हो और मोशन में एक्सेलरेशन भी हो, और अ चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। सी, हियर हो गया, एप्लीकेशन बेस्ड है। द कंडीशन अंडर विच अ माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप अ फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स मोस्ट एफिशिएंटली इज। क्वेश्चन समझ में आया? माइक्रोवेव ओवन के अंदर अगर आपने पानी में कुछ, पानी ही रखा है या पानी में कोई आपने कुछ फूड आइटम रखा है जिसको आपको कुक करना है, पकाना है, ठीक है, तो किस कंडीशन में वो जो कुकिंग होगी या वाटर मॉलिक्यूल्स जो हीट अप होंगे, एफिशिएंटली होंगे, कब? जब फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उससे माइक्रोवेव ओवन की फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में जो माइक्रोवेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ, या जो फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव हैज नो रिलेशन विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उससे कुछ नहीं लेना देना होता है, उसका कुकिंग वाला पार्ट अलग होता है। या सी ऑप्शन है कि माइक्रोवेव्स आर हीट वेव्स सो ऑलवेज प्रोड्यूस हीटिंग, और हीटिंग होगी तो कुकिंग भी हो जाएगी, ठीक है। या डी पार्ट, इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस हीटिंग इन अ माइक्रोवेव ओवन, इंफ्रारेड रेज होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हीटिंग इफेक्ट के लिए या कुकिंग के लिए। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन?
A1। जो वाटर मॉलिक्यूल्स, भाई आप पानी में कोई चीज कुक कर रहे हैं या कोई भी आप ऑब्जेक्ट फूड आइटम ले रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट तो होता ही है। तो उस वाटर मॉलिक्यूल की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, तभी कुकिंग होती है। क्लियर? आगे मूव करते हैं। Which of the following electromagnetic waves is used in medicine to destroy cancer cell? इंफ्रारेड, गामा रेज, विजिबल रेज और अल्ट्रावायलेट रेज। गामा रेज क्यों? क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम होती है, वो पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है, वेवलेंथ कम है तो आसानी से पेनिट्रेट कर जाएंगी। ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा होंगी तो नहीं पेनिट्रेट कर पाती। ठीक, नेक्स्ट है द वेव्स यूज्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन इज माइक्रोवेव्स, IR इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स या फिर एक्स रेज। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में माइक्रोवेव्स यूज होती है फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, नाउ द फिफ्थ, ये कैलकुलेशन पार्ट है तो अभी आप ये करके बताएंगे। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 5800 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ दिया है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फटाफट 30 सेकंड्स में सॉल्व करके बताओ। आगे आंसर विच वन? A, B, C, D, which is the correct option? Fast. We have limited time. C. 5.172 into 10 raised to power 14। अब थोड़ा टाइपिंग में ऐसे आता है कि 14, ठीक है, 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। जिनका नहीं आया है एक बार घर पे जाके फिर से प्रैक्टिस करें, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वेव्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि वेव्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव नेचर होता है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी तो होते हैं। ऐसे हवा में तो नहीं बोल सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो वेव नेचर जो है, जो वेव्स होती है वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करती है। ठीक है, अब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या होता है, मतलब वेव्स जो होती है वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करती हैं। दिस प्रूव्स दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव वेव नेचर, उनका तरंग जैसा व्यवहार है। तो इंटरफेरेंस क्या होता है कि कोई भी दो वेव्स का कॉम्बिनेशन, चाहे उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो या डिफरेंट हो, उनका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। इंटरफेरेंस जो है वो दो तरह के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, होता है कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव अलग से ले रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कोई भी दो वेव्स हैं, ठीक है, कुछ भी उनका एम्पलीट्यूड हो सकता है, कम ज्यादा कुछ है, इनका कॉम्बिनेशन आप इनको ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, और ऐड करने पे अगर इनका एम्पलीट्यूड जस्ट डबल हो जाता है जैसा कि पहले लिया था, तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बिल्कुल वही चीज है जैसे असेंबली में आप लोग कोई प्रेयर करते हैं
तो सब लोग एक साथ वही धुन है, वही वर्ड्स हैं सारे, तो वॉइस कितनी लाउड हो जाती है। तो सबका जो साउंड वेव्स है वो भी तो वेव्स हैं, उनका भी इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस मतलब जो वेव्स आपस में कंबाइन कर जाती है और एम्पलीट्यूड अगर जस्ट डबल हो जाता है, ठीक है, तो तेज से आवाज आती है। दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक वेव ये ऐसे लिया, ठीक है, और दूसरी वेव जो है इसका जस्ट ऑपोजिट ले रहे हैं, ठीक है, इनको भी हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, कंबाइन कर रहे हैं। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, वो डिपेंड करता है। अगर ये एम्पलीट्यूड ज्यादा है और ये कम है तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कुछ रिपल्स, एकदम जीरो नहीं आएगा, कुछ तो डिफरेंस हो सकता है, एकदम एग्जैक्टली तो सेम नहीं होगा ना एम्पलीट्यूड। ये कंडीशन कब आती है, जब भीड़ में होते हैं या जब आपकी छुट्टी होती है, जब लंच ब्रेक होता है, तो सब अपनी ही कह रहे होते हैं, है ना। किसी को अगर वहां पे अगर कोई खड़ा हो जाए कि अच्छा बच्चा क्या कह रहे हैं सुन लें, तो पॉसिबल है। या आप भी तो कहते हैं अरे शांत हो जाओ, मुझे ये जो कह रहा है मुझे उसकी बात सुननी है, क्यों, क्योंकि सब अपनी ही बात कह रहे हैं। एकदम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सारे साउंड वेव्स को अगर आप ऐड ऑन करने लगे, कंबाइन करने लगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, वहां कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो है इंटरफेरेंस हो गया, और यही जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी यही वेव नेचर शो करती है, इंटरफेरेंस उसमें भी होता है। दूसरा यहाँ पे लिखा है डिफ्रैक्शन, डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इट इज द बेंडिंग ऑफ अ वेव अराउंड एन ऑब्स्टिकल। ये काम आप घर में भी बहुत करते हैं। पहले बताते हैं ये होता क्या है। जैसे दरवाजा बंद हो, अंदर ये लाइट जल रही है, तो बाहर अगर कोई खड़ा हो तो उसे अंदर की लाइट दिखेगा ना, नीचे से थोड़ा कहीं पे कोई होल है तो दिखेगा कि हाँ अंदर लाइट जल रही है, यही तो होगा। कैसे पता अंदर लाइट जल रही है, वो जो ऑब्स्टिकल है या कोई छेद है, वहां से लाइट बेंड होके निकल गई, बाहर गई, तो बाहर जो इंसान उसे दिखा कि लाइट अंदर जल रही है। लेकिन उस छेद या उस कोई भी एक स्लिट है, कोई अगर कहीं पे स्लिट है, तो वहां से ये तो नहीं दिखेगा कि आप हैं। आप अगर अंदर हैं और दरवाजा बंद है, तो आप कैसे दिखेंगे, जब दरवाजा खोल के कोई अंदर आएगा तभी तो आपको देख पाएगा। तो आप तो पार्टिकल नहीं, आप वेव्स तो है नहीं। बट जो ये लाइट होती है, इसका वेव नेचर होता है कि अगर दरवाजा बंद है, कहीं पे कोई छेद है, कहीं पे कोई दराज है, वहां से बेंड करके निकल जाती है, और बाहर वाले को पता चलता है कि अच्छा कमरे की लाइट खुली रह गई है, या बच्चा अंदर पढ़ाई कर रहा होगा। ये काम करते हैं, रात में लाइट खोल के सो जाते हैं, है ना। और सुबह होता है कि मम्मी कहती है उठो उठो, तो पापा कहते हैं कि नहीं सोने दो, रात में 2 बजे मैं उठा था तो कमरे की लाइट जल रही थी, बच्चा पढ़ रहा होगा, तो 2 बजे तक पढ़ा होगा, तो सुबह जल्दी मत उठाओ। अंदर की कंडीशन क्या पता, अंदर पार्टिकल्स बैठे हुए हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे थे और लाइट खोल के सो रहे थे। डिफ्रैक्शन समझ में आया, ठीक है, तो वो बेंड होके निकल जाती है। चलिए, तो ये जो नेचर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में भी दिखाई दिया, तो हम कहेंगे कि इनका वेव नेचर होता है। नाउ द पार्टिकल नेचर और पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स थे जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, कि जब हम ये माने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल, द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है उसमें जो भी रेडिएशंस निकल रही हैं, उसको जो है, और जो ग्राफ आता है उसको हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। दूसरा है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब किसी धातु से अगर कोई लाइट हिट करती, कोई रेडिएशन उसको हिट करता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये भी वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसको भी करेंगे। और ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें आगे। एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, आयरन ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है, उसको हीट करते हैं, तो पहले क्या होता है, वो डल रेड सा होता है, ठीक है। ये ग्राफ एनसीईआरटी से ही लिया गया है, एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं, ठीक है। कोई और आयरन ऑब्जेक्ट लिया गया है, उसको आप हीट कर रहे हैं, तो वो रेडिएशंस कुछ एमिट करता है, ठीक है।
कुछ ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो आप हाथ पास ले जाते तो लगता है ना कि कुछ रेडिएशंस भी एमिट हो रही है, उसका कुछ हीटिंग इफेक्ट है। पहले जो आयरन ऑब्जेक्ट होता है वो थोड़ा डल रेड सा दिखाई देता है इनिशियली, आप कंटिन्यूअसली उसको हीट करते जा रहे तो एकदम डार्क रेड होता है, और अगर उसको कंटिन्यूअसली हीट करते जा रहे हैं तो वो व्हाइट हो जाता है, ठीक है, और फर्दर अगर उसको हीट कर रहे हैं तो ब्लू, ठीक है। क्या पैटर्न आ रहा है? डल रेड, ठीक है, डल रेड से ब्राइट रेड या डार्क रेड तक जा रहे हैं, ठीक है, फिर एकदम व्हाइट हो जाता है, कंटिन्यूअसली हीट करते जा रहे हैं, देन उसमें फिर ब्लू कलर का वो दिखाई देता है, यही पैटर्न आता है, ठीक है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं, ठीक, तो ये ग्राफ भी आता है। जब आप देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट होती है वो परफेक्ट नहीं होती है, कोई आइडियल चीज नहीं होती है। अगर आप उसे हीट कर रहे हैं तो कुछ एनर्जी तो वो एब्जॉर्ब कर रही है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देगी और कुछ ट्रांसमिट कर देगी, ठीक है, दूसरे एटम्स को ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। तो 100% तो नहीं होता है ना, और जो 100% जो बॉडी ऐसी है जो 100% एब्जॉर्प्शन और 100% एमिशन ऑफ रेडिएशन करती है उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। और ऐसी जो है सिर्फ ये आइडियल है, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आइडियल चीज है। ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो सारी के सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले और फिर सारी रेडिएशंस को एमिट आउट कर दे, तभी वो ब्लैक दिखती है ना, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी, तो ये परफेक्ट कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है, बट ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो परफेक्ट नहीं होते हैं, वो कुछ एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ एमिट कर देंगे और कुछ ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं, आयरन ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं, तो वो इनिशियली क्या होता है? डल रेड दिखाई दे रहा है। रेड की वेवलेंथ विबग्योर में, विबग्योर है, रेड की वेवलेंथ क्या होती है? हाई वेवलेंथ, ठीक है। जब आप इनिशियली हीट कर रहे हैं तो हाई वेवलेंथ की लाइट वो एमिट करता है। जैसे जैसे आप उसका और हीट करते जा रहे हैं, वो धीमे धीमे ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ब्लू या वॉयलेट किस तरफ है? लो वेवलेंथ या हाई फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, इसकी आप लो फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, ठीक है। इनिशियली हीट कर रहे हैं तो वो हमको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, डल रेड, डार्क रेड, यानी कि हाई वेवलेंथ की लाइट को वो एमिट कर रहा है। लो वेवलेंथ की एब्जॉर्ब कर रहा होगा और हाई वेवलेंथ की लाइट वो एमिट कर दे रहा है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? इस ग्राफ को यहां से यहां पढ़ना है। जनरली ग्राफ क्या होता है? हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं ना, लेफ्ट टू राइट, बट इस ग्राफ को राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं। बताइए, समझ में आया? जब हीट कर रहे हैं तो उसने लो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया और हाई वेवलेंथ की लाइट यानी कि रेड को एमिट आउट किया, कर दिया। फिर उसको आप फर्दर हीट करते जा रहे हैं, वो डार्क रेड, व्हाइट एंड देन ब्लू पे जा रहा है। ब्लू का मतलब है लो वेवलेंथ, देन वो लो वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर रहा है। आया समझ में यहां तक? फिर आप देख रहे होंगे कि एक पॉइंट पे पीक आता है, ठीक है, और उसके बाद आप हीट करते जा रहे, एक पॉइंट पे मैक्सिमम किसकी? इंटेंसिटी। जिस इंटेंसिटी यहाँ पे कह सकते हैं एनर्जी, जिस एनर्जी या जिस इंटेंसिटी से वो रेडिएशन एमिट आउट कर रहा है, मैक्सिमम तक पहुंचता है। फर्दर आप हीट करते जा रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, क्या? ब्लू तक जा रहा है बट उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। अगर आप यही एक्सपेरिमेंट दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कर रहे हैं तो ये जो ग्राफ है, जो एक हाई टेम्परेचर पे T2 पे है, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि लो वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लो वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना या हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होना, ठीक है। वो लो वेवलेंथ या हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट आउट कर रहा है। जो अभी इससे पहले आपका जो पॉइंट लिया था, हीट, थर्ड पॉइंट थोड़ा सही है, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जब एक रूम टेम्परेचर पे आयरन ऑब्जेक्ट थी, उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी। हीट कैपेसिटी मतलब उसको हीट होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा थी,
ठीक है। जब आपने हीटिंग स्टार्ट करी तो जब क्योंकि उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम थी उस वक्त, तो वो क्या करेगा, हाई वेवलेंथ की लाइट को तो एमिट कर देगा, लो वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा। लो वेवलेंथ की एब्जॉर्ब मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि बार बार हाई वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी हम वर्ड यूज कर रहे हैं, टर्म्स यूज कर रहे हैं। जब इनिशियली आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं, उसकी हीट कैपेसिटी मैक्सिमम है, जैसे आपको भी जिस वक्त आपको भूख ज्यादा लगी होती है तो जल्दी जल्दी आप खाना खाते हैं, ठीक है, और खाने के वक्त अगर थोड़ा गिर भी रहा है तो वो थोड़ा ही तो गिरेगा, ज्यादा तो आप खा रहे हैं ना। इसीलिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट है हीट कर रहे हैं, उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट या हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा और लो फ्रीक्वेंसी लाइट को वो एमिट आउट करेगा, क्योंकि 100% तो नहीं होता है ना एब्जॉर्प्शन, कुछ तो एमिट भी करेगा। जब वो एकदम उसकी हीट कैपेसिटी मैक्सिमम है तो हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि हाई एनर्जी की लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा और लो फ्रीक्वेंसी की लाइट को वो एमिट करेगा। लो फ्रीक्वेंसी मतलब हाई वेवलेंथ, तभी वो हमको रेड दिखाई देता है, ठीक है। जैसे जैसे आप फर्दर उसको हीट करते जा रहे हैं, अब उसकी हीट कैपेसिटी ऑलमोस्ट सैचुरेट हो रहा है, भर रही है। जैसे आप भी अब पेट धीमे धीमे आपका भर गया है, तो अभी फिर भी खाना है, जो प्लेट में खाना है वो फेंकना नहीं है, यही तो सिखाया जाता है घर में, फेंकना नहीं ना, जितना लिया है प्लेट में उसे फिनिश करना है। बट अब पेट तो भर चुका है, अब खाना है, तो अब आप क्या करते हो, छोटे छोटे बाइट्स लेते हो, मैक्सिमम आपका रह जा रहा है प्लेट में अभी भी, ठीक है, कि बहुत ज्यादा पेट भर गया है। तो अब जब है कि अब वो क्या कर रहा है, जब आप कंटिन्यूसली हीट करते जा रहे हैं, उसकी हीट कैपेसिटी ऑलमोस्ट फुल हो रही है, तो अब वो क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को वो एमिट कर देगा और लो फ्रीक्वेंसी लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम जब आप कंटिन्यूसली हीट कर चुके हैं, आपकी क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को वो एमिट आउट कर देगा। हाई फ्रीक्वेंसी को एमिट कर रहा है यानी कि लो वेवलेंथ लाइट को वो एमिट कर रहा है, तभी हमें वो ब्लू दिखाई देता है। तो आया समझ में, हीट कैपेसिटीज एज अ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, जो कि वेव नेचर से पॉसिबल नहीं था, ये पार्टिकल नेचर से ही पॉसिबल हो सकता था, ठीक है। तो और बाकी परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशंस भी हुआ क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यहाँ पे आई। उन्होंने कहा, प्लैंक्स जो साइंटिस्ट हैं मैक्स प्लैंक्स, उन्होंने कहा कि जो ये रेडिएशंस होते हैं, ये जो लाइट होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स होते हैं, एनर्जी बंडल्स होती हैं, ठीक है, जिनको क्या वर्ड दिया, क्या दिया, क्वांटम। सिंगुलर है तो क्वांटम, प्लूरल है तो क्वांटा, जिसकी एनर्जी जो होती है H इंटू न्यू। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻³ जूल्स सेकेंड। कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू लर्न होनी चाहिए, कई बार पेपर में नहीं दिया तो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, बट मैक्सिमम टाइम दी होती, बट फिर भी। E क्या हो गया, एनर्जी ऑफ द क्वांटा या क्वांटम, और फ्रीक्वेंसी तो पता ही है, क्लियर, ठीक है। जो चीज नहीं पता है पूछ लीजिए। E क्या है, एनर्जी ऑफ क्वांटम, प्लूरल है तो क्वांटा। उन्होंने कहा कि जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यही आई कि उन्होंने कहा कि जो रेडिएशंस हैं, जो ये लाइट की बात कर रहे हैं, इनका पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है, पार्टिकल नेचर होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में होते हैं, और एक एनर्जी बंडल को हम क्वांटम कहते हैं और उसकी एनर्जी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इनकी जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, दे हैव डिस्क्रीट एनर्जीज, या इनकी एनर्जीज की डिस्क्रीट वैल्यूज होती है। डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब होता है एक की एनर्जी या एक की जो वैल्यू है दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम ये बताते हैं कि जैसे ये स्टेयरकेस बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल है, इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी,
दूसरे स्टेप पे आएगा, इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी जो पहले से बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 5.5 है तो इसकी 5.4 हो जाएगी, 5.3, इतना तो कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं आता है, इंडिविजुअल अलग होती है। अगर ये 5.5 है तो हो सकता है ये 3.5 हो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की हाइट है, mgh से निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, यानी हर एक लेवल की अपनी अलग डिस्क्रीट वैल्यू होती है जो दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। अभी अगर हम इस तरीके से बनाएं स्लोप, यहाँ पे कोई बॉल है तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो, उसमें एक जो ग्रेडेशन आएगा वो कॉन्टिन्यूस ग्रेडेशन आएगा, यही तो आएगा। हर एक पॉइंट की अलग अलग नहीं होगी, बिल्कुल बहुत ही कॉन्टिन्यूस ग्रेडेशन होगा। तो यही उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनका पार्टिकल नेचर होता है, और पार्टिकल जो होता है वो एनर्जी बंडल्स या एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं, और उनकी एनर्जी एक से बिल्कुल डिफरेंट होती है, डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही हुआ कि जो आपका जो ग्राफ आया, तो इसको जो पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन किया जा सकता था कि जो सॉलिड्स हैं वो एनर्जी पैकेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो एमिट आउट करते हैं वो भी एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ही एमिट आउट करते हैं, ठीक है। जब वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, आप इनको हीट कर रहे हैं, कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ क्वांटा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे और कुछ क्वांटा एनर्जी वो एमिट आउट करेंगे, क्योंकि परफेक्ट एब्जॉर्बर नहीं है, कुछ तो एमिट आउट कर देंगे। तो दो ऑप्शंस होते हैं जब एमिट आउट कर रहे हैं, या तो वो लार्ज नंबर ऑफ क्वांटा एमिट आउट करें, ठीक है, जिसकी बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, मतलब संख्या कम हो, नंबर ऑफ क्वांटा कम हो बट फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, ठीक है, एक या दो ऐसे एमिट आउट करे बट हाई फ्रीक्वेंसी वो एमिट आउट करे। या दूसरा ये है कि वो छोटे छोटे पैकेट्स जो है, छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स को, क्वांटा को एमिट आउट करे जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। तो वो ऑप्शन ये होता है कि छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स को एमिट आउट करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू कि एक या दो क्वांटा को एमिट आउट करें जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन हो पाती है, इसलिए वेव नेचर से तो बिल्कुल भी नहीं एक्सप्लेन हो सकती है। तो ये एक आया कि प्रूफ करने के लिए कि ये पार्टिकल नेचर वेव्स का होता है। दूसरा आप करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे भी डायग्राम बना हुआ है, बुक से लिया हुआ है। ये एक मेटल प्लेट लगाई है जिसको बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक जो है डिटेक्टर लगाया हुआ है, ये मेटल सरफेस लगाई हुई है, ये डिटेक्टर यहाँ है, डिटेक्टर ये है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया है। मेटल यहाँ पीस लिया है जिसका बैटरी को से नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया है, तो मेटल पे चार्ज कैसे आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। उन्होंने ऐसा सेटअप किया, ठीक है। उसके ऊपर लाइट इरेडिएट करी, कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट इरेडिएट करी, उसके ऊपर डाली, ठीक है। तो काफी देर ऑब्जर्व किया, हर एक मेटल का अपना अलग एक बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, या वर्क फंक्शन होता है, इन टर्म्स को अभी आगे करेंगे। पहले उन्होंने डाली, लाइट डाली, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, और उस फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, लाइट की जो लाइट डाली जा रही है इसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई और बढ़ाई, तो एक पॉइंट पे जाके जो है ये कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल के यहाँ पे अट्रैक्ट हुए। अट्रैक्ट क्यों हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, मेटल पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या होगा, रिपल्शन, वो निकलेंगे यहाँ से, और जैसे ही वो निकलेंगे तो सामने क्या है, पॉजिटिव प्लेट लगी हुई, डिटेक्टर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे दिखते नहीं है कि वो जा रहा है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट हुआ, हमें कैसे पता चलेगा कि सर्किट कंप्लीट हो गया या इलेक्ट्रॉन्स वहां पे एमिट आउट हुए, ये एमीटर में यहाँ पे डिफ्लेक्शन हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम पार्टिकल नेचर के बारे में बात करें। कैसे, आपने देखा है गद्दा होता है, गद्दे में होता है ना कि उसको किसी स्टिक से ऐसे आप हिट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल निकलता है, तो स्टिक क्या है, डंडी क्या है, पार्टिकल नेचर है ना।
किसी आप वेव से ऐसे हिट नहीं, रिबन से, रिबन के वेव बना के ऐसे हिट के तो क्या डस्ट निकलेगी? नहीं। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है। इसका जरूर जो यहाँ पे लाइट है, इसका पार्टिकल नेचर होता है, इसमें क्वांटा होते हैं, वो हिट करते हैं, और जैसे ये हिट करते हैं अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। मेटल किससे बना है? एटम से। एटम के वैलेंस शेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती है तो वो ओवरकम करते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस न्यूक्लियर अट्रैक्शन ने उनको होल्ड करके रखा था उसको ओवरकम करते हैं और वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो ये वेव से नहीं पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर से ही पॉसिबल होता है कि जब वो क्वांटा हिट करेंगे मेटल को तभी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। आया समझ में? तो ये जो है पार्टिकल नेचर का एक और प्रूव करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट है, जिसमें जो लाइट डाली गई उसकी कुछ अपनी सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, उसकी अपनी कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी, और इस फ्रीक्वेंसी को अगर हम h से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो फॉर्मूला होता है E = h न्यू, अभी पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी जो लाइट के पास थी, इरेडिएटेड लाइट के पास जो टोटल एनर्जी थी वो हो गई। ठीक है, कुछ एनर्जी खर्चा हो जाएगी to overcome the electrostatic force of attraction between nucleus and electron, जिसको कहा जाता है वर्क फंक्शन। ठीक है, और ये भी कहते हैं कि हर एक मेटल की अपनी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। जो लाइट डाली गई है, ठीक है, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए दैन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। हर मेटल की अपनी एक अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। उससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर आप लाइट डालेंगे आपको कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। जो डाली गई लाइट है, इरेडिएटेड लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये ज्यादा हो गई। तो और इसमें जो भी डिफरेंस आता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को भी अगर आप h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी कह सकते हैं, जिसको नाम दिया गया वर्क फंक्शन। दोनों टर्म समझ में आए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी मेटल। उस फ्रीक्वेंसी से कम अगर लाइट इरेडिएट करेंगे तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट नहीं होंगे। और अगर इसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आप प्लैंक कांस्टेंट h से मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कह सकते हैं या वर्क फंक्शन इसको कहते हैं। तो टोटल एनर्जी ये है, और इतनी मिनिमम एनर्जी तो चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होने के लिए। इनका जो डिफरेंस है वो किस में कन्वर्ट होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहीं पे एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। जो डिफरेंस था वो किस में चला गया? काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां से जनरेट होती है इक्वेशन, और इस इक्वेशन पे भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। क्या काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? 12 mv²। ठीक है, इसको इधर भी ला सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये भी जो एक्सपेरिमेंट है वो आप पार्टिकल नेचर से जस्टिफाई करते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, देख लें पॉइंट जल्दी से। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट इरेडिएटेड ऑन द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पे जो आप लाइट डाल रहे हैं उसकी ब्राइटनेस या इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे हैं वहां पे। ठीक है, ब्राइटनेस और इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पर सेकेंड। बट जो काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं। वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। जब ज्यादा होगी तो जो डिफरेंस आएगा वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इंटेंसिटी या ब्राइटनेस से नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी का थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है, किसी मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5.0 × 10⁻14 हर्ट्ज है। ठीक है, किसी मेटल का। अगर आप 4.9 × 10⁻14 हर्ट्ज की लाइट डाल रहे हैं और बहुत ही ब्राइट लाइट डाल रहे हैं तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा।
लेकिन अगर आप 5.1 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की बहुत वीक लाइट भी डालेंगे, डल लाइट भी उसके ऊपर डालेंगे, रेडिएट करेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, भले ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। दोनों पॉइंट समझ में आए? ठीक है। देन देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। जैसे ही आपने लाइट इरेडिएट करी मेटल सरफेस पे, देयर इज नो टाइम लैग, कोई देरी नहीं होती है, काम वैसे शुरू हो जाता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है। आप लोग की तरह थोड़ी ना मम्मी ने कहा ये काम कर दो, अच्छा हाँ कर देंगे, वो कर नहीं देंगे। वो जैसी लाइट उनको पड़ी, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, और वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर ईच मेटल सरफेस देयर इज कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहा। यही बताया कि हर एक मेटल की अपनी एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, बट उससे ज्यादा तो होनी चाहिए, below which photoelectric effect is not observed. At a frequency greater than threshold frequency, the ejected electrons come out with certain kinetic energy. Clear? आया सबको समझ में? कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस? कर सकते हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। गुड। टेक इट एज होमवर्क। अगर थक गए हैं तो आप होमवर्क की तरह ले लीजिए। लिखना भी नहीं चाहते हैं तो फोटो खींच सकते हैं, ठीक है, बट ये क्वेश्चंस करने हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डिस्कस कर लिया जाए कि पहले नोट करना है, नोट कर लो, इसको डिस्कस कर ले, और कुछ क्वेरीज हैं रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर, वो आप पूछ सकते हैं, या कल का कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। आप किस क्लास में हैं? इसी में ही है? चलो बढ़िया है। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी, ठीक है, जीरो वेलोसिटी से एमिट हो रहे हैं फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। जब जीरो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जीरो हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दैट इज म्यू नॉट निकालनी है। और क्या दिया है? वेवलेंथ दिया है, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा है, वेवलेंथ दिया है, हाँ, h c बाय लेमडा। ये टोटल एनर्जी निकल आएगी, ये इक्वल टू 0 कर लेंगे। h की वैल्यू पता है, c की पता है, वेवलेंथ गिवन है, तो आप ये निकाल सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल गिवन है, म्यू नॉट की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच हिट्स द मेटल। ठीक है, तो इजी है, ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन आ गया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, इक्वेशन क्या लगेगी? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यही निकालना है, तो इसको भी एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, एच से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इरेडिएटेड लाइट की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, उसको भी एच से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या वो और सिंपल कर लें, एच को कॉमन ले लें, पहले दोनों का डिफरेंस ले लें और एच से एक ही बार मल्टीप्लाई करने का जो भी आंसर आएगा वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। क्लियर? चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम लोग बोर्स मॉडल करेंगे, ठीक है। सो हो गया।